नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। न्यूरालिंक का लक्ष्य 2025 तक मानव में पहली ब्लाइंड साइट चिप को प्रत्यारोपित करना है। भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में मानव केंद्रित से पर्यावरण केंद्रित अप्रोच अपनाने वाला विश्व का पहला न्यायालय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को PMKSY AIBP के तहत शामिल करने की मंजूरी दी है। CBDT ने एक वित्त वर्ष में सबसे अधिक संख्या में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2025 में RBI की पहली मौद्रिक नीति के 90 वर्ष पूरे हुए। जैविक हथियार अभी समय को लागू हुए 50 वर्ष पूरे हुए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। न्यूरालिंक का लक्ष्य 2025 तक मानव में पहले ब्लाइंड साइट चिप को प्रत्यारोपित करना है। ब्लाइंड साइट को पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA द्वारा ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा दिया जा चुका है। खबर की शुरुआत करते हैं और ब्लाइंड साइट के बारे में जानते हैं। यह एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI इम्प्लांट है, जिसका उद्देश्य रेटिना को बाईपास करते हुए सीधे विजुअल कॉर्टेक्स को ट्रिगर करके देखने की क्षमता प्रदान करना है। आपको बता दें कि विजुअल कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वह हिस्सा होता है जो रेटिना से आने वाली विजुअल डेटा को प्रोसेस करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स तंत्रिका कोशिका ऊतकों की सबसे बाहरी परत होती है तथा ब्लाइंड साइट में माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे शामिल होता है, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया जाता है। यह इम्प्लांट न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करने यानी स्टिमुलेट करने में सक्षम होता है। इसी के साथ आइए BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में भी जान लेते हैं। BCI एक ऐसी प्रणाली है जो मस्तिष्क की गतिविधि को प्रोसेस करती है और बाहरी सॉफ्टवेयर को सिग्नल भेजती है। इससे उपयोगकर्ता अपने मस्तिष्क के जरिए उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है। बात करें BCI के उपयोगों की, तो इसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग। इसका उपयोग मस्तिष्क संबंधी विकारों को डायग्नोस करने, शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां विकसित करने आदि में किया जा सकता है। संचार एवं नियंत्रण में उपयोग देखें तो लोगों के विचारों या थॉट्स को डिकोड करने, स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल, पर्यावरण के साथ स्वतः समायोजन बिठाने वाली प्रणाली आदि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं वाणिज्यिक अर्थात परिवहन, विज्ञापन आदि के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है तथा अन्य उपयोगों में खेल और मनोरंजन, सुरक्षा और प्रमाणीकरण, न्यूरो फीडबैक और मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाना आदि शामिल है। हालांकि इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे उपयोगिता संबंधी चुनौती। इसमें मानव शरीर द्वारा BCI तकनीक संबंधी प्रत्यारोपण को स्वीकार करने से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। वहीं सुरक्षा संबंधी मुद्दे देखें तो इससे ऊतक की क्षति, दौरे पड़ना, संज्ञानात्मक हानि आदि सहित कई दीर्घकालिक प्रभाव को भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। आपको बता दें कि इसमें उपयोगकर्ता द्वारा सूचित सहमति के संबंध में नैतिक चिंताओं को भी शामिल किया गया है। भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में मानव केंद्रित से पर्यावरण केंद्रित अप्रोच अपनाने वाला विश्व का पहला न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरणीय विषयों का संवैधानिकीकरण वास्तव में पर्यावरण केंद्रित यानी इकोसेंट्रिक अप्रोच की ओर एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। यहाँ संवैधानिकीकरण का अर्थ है पर्यावरण संबंधी मुद्दों को संवैधानिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण से विश्लेषित करना। इस अप्रोच को अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों की प्रावधानों का उपयोग किया है, जैसे कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है और अनुच्छेद 142 जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है आदि। चलिए अब जानते हैं पर्यावरण केंद्रित अप्रोच है क्या। दरअसल यह अप्रोच संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और उसके सभी घटकों की भलाई को प्राथमिकता देती है। पर्यावरण केंद्रित अप्रोच में प्रकृति को केवल मानव उपयोग के नजरिए से नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति के अस्तित्व और हित के लिए भी मूल्यवान माना जाता है। यह अप्रोच सतत विकास का समर्थन करती है। इस अप्रोच को अर्नेनेस के डीप इकोलॉजी मूवमेंट के तहत भी मान्यता मिली थी। यह आंदोलन इस विचार पर आधारित था कि मानव को प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण में बुनियादी बदलाव लाना चाहिए, ताकि प्रकृति को केवल मानव उपभोग की वस्तु न मानकर उसमें निहित प्राकृतिक मूल्यों का भी सम्मान किया जा सके। चलिए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख निर्णयों को जिनमें पर्यावरण केंद्रित अप्रोच को अपनाया गया है।
पहला है TN गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य 1996 वाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा का विस्तार किया। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी हरित क्षेत्रों को संरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार के वन हों और किसी भी श्रेणी में आते हों या उनका स्वामित्व किसी के भी पास हो। दूसरा है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ WWF वन बनाम भारत संघ एवं अन्य 1998 वाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को संरक्षण उपायों को मजबूत करने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इसके अलावा है NR नायर बनाम भारत संघ 2000 वाद। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण केंद्रित अप्रोच को मान्यता देते हुए कहा कि जानवर संवेदनशील जीव होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की क्रूरता का सामना किए बिना गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और आखिरी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम A नागराज 2014 वाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू जैसी पारंपरिक प्रथाओं की तुलना में पशुओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी और पर्यावरण केंद्रित अप्रोच को अपनाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को PMKSY AIBP के तहत शामिल करने की मंजूरी दी है। कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी PMKSY AIBP के तहत 2029 तक पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर बिहार में परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा और बाढ़ से निपटने में भी मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के बारे में जान लेते हैं। इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को बिहार में महानंदा नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा। इसके तहत पूर्वी कोसी मुख्य नहर यानी EKMC का पुनर्निर्माण कर इस नहर का विस्तार मेची नदी तक किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्वी कोसी मुख्य नहर 1954 की भारत और नेपाल की संयुक्त कोसी परियोजना का भाग है। कोसी नदी द्वारा बार बार अपना अपवाह मार्ग बदलने की समस्या के समाधान के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। इसी के साथ आइए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY पर भी एक नजर डाल लेते हैं। PMKSY सिंचाई की एक प्रमुख योजना है। यह योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इस योजना के उद्देश्य हैं खेतों तक जल पहुंचाने की स्थिति में सुधार करना, अधिक कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, खेतों में जल का प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना यानी वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना तथा जल संरक्षण की संधारणीय पद्धतियों को अपनाना आदि। बात करें PMKSY के मुख्य घटक की तो इसमें शामिल हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत में पानी यानी HKKP तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित घटक वाटरशेड डेवलपमेंट यानी WD। इसी के साथ आइए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी PMKSY AIBP के बारे में भी जान लेते हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP को 1996-97 में शुरू किया गया था। इसे 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY में शामिल किया गया। इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक सिंचाई निधि यानी लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के तहत बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। इसके लिए नाबार्ड से उधार लेने का प्रावधान किया गया है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए कोसी और मेची नदियों के बारे में समझ लेते हैं। कोसी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह तिब्बत से निकलती है और नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से होते हुए बिहार के निचले मैदानी इलाकों में बहती है। यह नदी आगे बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी की प्रमुख सहायक नदियों में सुन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी शामिल हैं। आपको बता दें कि मेची नदी 12मासी नदी है। यह कोसी नदी के पूर्व में स्थित है तथा यह महानंदा की एक सहायक नदी है। CBDT ने एक वित्त वर्ष में सबसे अधिक संख्या में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने वित्त वर्ष 2024-25 में 174 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों यानी APAs पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने वित्त वर्ष 2023-24 के 125 APAs पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 में धारा 92CC और 92CD को जोड़कर वित्त अधिनियम 2012 के अंतर्गत APA के प्रावधानों को शामिल किया है। अब सवाल आता है कि अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता यानी APA क्या है। APA बोर्ड यानी कर प्राधिकरण और व्यक्ति यानी करदाता के बीच एक समझौता होता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मूल्य निर्धारण विधियों और आर्म्स लेंथ मूल्य को निर्धारित करके करदाताओं को ट्रांसफर प्राइसिंग में निश्चितता प्रदान करना है। APA की अवधि अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। इसमें न्यूनतम अवधि के संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। APAs के प्रकार देखें तो इसमें पहला है एक पक्षीय APA।
इसमें केवल करदाता और देश का कर प्राधिकरण शामिल होता है। दूसरा द्विपक्षीय APA, इसमें देश के करदाता और कर प्राधिकरण के साथ साथ किसी अन्य देश में करदाता के संबद्ध उद्यम यानी AE भी शामिल होते हैं। और आखिरी बहुपक्षीय APA, इसमें करदाता अलग अलग देशों के करदाताओं के 2 या अधिक AEs, देश के कर प्राधिकरण तथा AEs के कर प्राधिकरण शामिल होते हैं। चलिए अब मुख्य अवधारणाएं या शब्दावली जान लेते हैं। पहली है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य होता है जिनका लेन देन एक ही समूह की कंपनियों के बीच किया जाता है। दूसरा, मूल्य निर्धारण का आर्म्स लेंथ सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि संबंधित पक्षों से एक ही समूह की कंपनियों के बीच हुआ सौदा उसी कीमत पर होना चाहिए जिस पर गैर संबंधित पक्षों के बीच समान परिस्थिति में सौदा होता है। अब APAs का महत्व देखें तो संभावित दोहरे कराधान के जोखिम को कम करता है। साथ ही ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी लेखा परीक्षा आदि के जोखिम को समाप्त करके अनुपालन लागत को कम करता है। इसके अलावा विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों को व्यापार करने में सुगमता प्रदान करता है। 2025 में RBI की पहली मौद्रिक नीति के 90 वर्ष पूरे हुए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। उसी वर्ष RBI ने बैंक दर और नगद आरक्षित अनुपात तय करने के लिए अपनी पहली मौद्रिक नीति की घोषणा की थी। चलिए सबसे पहले मौद्रिक नीति के बारे में जान लेते हैं। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके जरिए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, वित्तीय स्थिरता आदि प्रदान करना है। बात करें मौद्रिक नीति निर्धारण के साधन की तो इसमें सबसे पहले है मात्रात्मक नियंत्रण के साधन, जिसमें रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR और सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF शामिल है, तथा गुणात्मक नियंत्रण के साधनों में नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई आदि को शामिल किया गया है। इसी के साथ मौद्रिक नीति के प्रकार भी जान लेते हैं। पहली है संकुचनकारी मौद्रिक नीति या सख्त मौद्रिक नीति। इसमें ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है और मुद्रा की आपूर्ति को सीमित किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। दूसरी है विस्तारवादी मौद्रिक नीति। इसमें ब्याज दरों में कमी की जाती है और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है। इससे उधार लेने और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ आइए भारत में वर्तमान मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क भी देख लेते हैं। 2016 से पहले RBI के गवर्नर ही मौद्रिक नीति का निर्धारण करते थे, पर 2016 के बाद वित्त अधिनियम 2016 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। इसके बाद फ्लेक्सिबल मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण यानी FIT को औपचारिक रूप से अपनाया गया। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के बारे में भी जान लेते हैं। MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य RBI द्वारा और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RBI गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बात करें मतदान की तो MPC के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है। मत बराबरी की स्थिति में RBI गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। चलिए बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। जैविक हथियार अभिसमय को लागू हुए 50 वर्ष पूरे हुए। जैविक हथियार अभिसमय यानी BWC वस्तुतः सामूहिक विनाश के हथियारों यानी WMD की पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। इस अभिसमय को अप्रैल 1972 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह 26 मार्च 1975 को लागू हुई। सबसे पहले बात करते हैं जैविक हथियार अभिसमय यानी BWC के बारे में। इसका औपचारिक नाम है जीवाणुजन्य यानी जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध तथा उनके विनाश पर अभिसमय। जैविक और विषाक्त हथियार विषाणु, जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीवों या अन्य जीवित जीवों द्वारा उत्पादित विषैले पदार्थ होते हैं। इन्हें जानबूझकर इंसानों, जानवरों या पौधों में बीमारी फैलाने और उन्हें मारने के लिए तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन और प्लेग। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की कमी, पर्यावरणीय आपदाएं, गंभीर आर्थिक क्षति और लोगों के बीच रोगों का प्रसार, भय तथा अविश्वास बढ़ सकता है। इस अभिसमय पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन में वार्ता की गई थी। आपको बता दें कि BWC जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अर्जन, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रभावी तरीके से प्रतिबंध लगाता है। यह 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल को और मजबूती प्रदान करता है। हालांकि जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत केवल जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके 188 सदस्य देशों और 4 हस्ताक्षरकर्ता देशों मिस्र, हैती, सोमालिया और सीरिया के साथ लगभग सार्वभौमिक सदस्यता है और साथ ही भारत BWC का एक सदस्य भी है। चलिए सामूहिक विनाश के हथियारों यानी WMD पर प्रतिबंध लगाने वाले अन्य संधियों को जान लेते हैं।
परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसमें परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT, परमाणु हथियार निषेध संधि यानी TPNW, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT आदि शामिल हैं। मिसाइल में हैग आचार संहिता यानी HCOC, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR आदि हैं और रासायनिक हथियार अभिसमय CWC के तहत रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने आयकर नियमावली 1962 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। नए संशोधनों के जरिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया गया है। लगभग 500 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक यानी UCBs 1 अप्रैल 2025 से RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA फ्रेमवर्क के दायरे में आ गए हैं। हाल ही में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट तिमाही आधार पर भारत की व्यापार स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। दूसरा वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। जापान ने ननकाई ट्रफ में संभावित मेगाक्वेक यानी बड़े भूकंप की चेतावनी जारी की है। मेगाक्वेक यानी मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक एक अत्यधिक विनाशकारी भूकंप होता है जिसकी तीव्रता आमतौर पर 8 या उससे अधिक होती है। आसियान खाद्य सुरक्षा सूचना प्रणाली यानी AFSIS ने सेफ एग्रोमेट प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की सराहना की। आपको बता दें कि AFSIS थाईलैंड के नेतृत्व में संचालित एक प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। बिहार में कई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार यानी बोध गया मंदिर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बोध गया मंदिर अधिनियम यानी BTA 1949 को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स निपाह वायरस से निपटने के लिए एक अग्रणी सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA यानी saRNA वैक्सीन विकसित कर रही है। यह कदम कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस यानी CEPI की विस्तारित वित्त पोषण पहल का हिस्सा है। अमेरिकी भौतिकविदों ने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स का उपयोग करके दूर से रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाने की एक नई विधि विकसित की। यह विधि एवलांच ब्रेकडाउन नामक एक भौतिकी सिद्धांत पर केंद्रित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।